वेलकम टू ईजेएफ एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर गीतांजलि। करंट अफेयर सीरीज में आज का टॉपिक है रेड सेंडर्स रिमूव्ड फ्रॉम साइट्स आरएसटी। साइट्स की आरएसटी लिस्ट यानी कि रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड में से रेड सेंडर यानी कि रेड सैंडलवुड इसको हटा दिया गया है। तो ये देखते हैं कि इसमें हुआ क्या है। देखो साइट्स क्या है। साइट्स इज कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज। जितने भी एंडेंजर्ड स्पीशीज है, इट मीन्स कि जितनी भी स्पीशीज है, वो चाहे प्लांट की स्पीशीज हो या एनिमल की स्पीशीज हो, जिनके पॉपुलेशन कम हो रही है, डेक्लाइन में है, तो उनका इंटरनेशनल ट्रेड किस तरीके से होगा, उसका जो रेगुलेशन होता है वो साइट्स करता है। तो इसमें जितनी भी कंट्रीज होती है उन सबको, जिसने भी साइन किया हुआ है साइट्स को, उनका जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होगा रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ स्पीशीज, वो सब अकॉर्डिंग टू साइट्स के अकॉर्डिंग ही होगा। तो साइट्स की मीटिंग्स होते रहते हैं यहाँ पे। तो साइट्स की स्टैंडिंग कमेटी जो है उसकी 77th मीटिंग हुई थी और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले गए हैं। तो ये मीटिंग कहाँ हुई थी? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इंडियन वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स यहाँ पे देखे गए हैं। तो हम पहले देखते हैं कि साइट्स है क्या। तो साइट्स इज कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो इसमें दोनों ही आ जाते हैं, फौना भी आ जाते हैं। फौना मीन्स की एनिमल्स और फ्लोरा मीन्स प्लांट्स। साइट्स प्रिजर्व करता है प्लांट्स और एनिमल की स्पीशीज को। इंटरनेशनल ट्रेड अगर होता भी है तो वो उसके सर्वाइवल को थ्रेटन ना करे, मतलब इतना ज्यादा ट्रेड ना हो कि वो जो स्पीशीज है वो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे पहुंच जाए, तो उसे रेगुलेट करता है साइट्स। 1975 में इसको साइन किया गया था या फिर ये एग्जिस्टेंस में आया था। 184 मेंबर्स हैं इसकी, अभी 184 कंट्रीज मेंबर हैं इसकी, और दिस इज लीगली बाइंडिंग। इट मीन्स कि किसी भी कंट्री ने अगर साइट्स को साइन किया हुआ है तो उसको प्रोविजंस को कंट्री को मानना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड लीगली बाइंडिंग। और ये लोकेटेड है कहाँ पे? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसको एडमिनिस्टर करता है यूनैप। यूनैप इज यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इंटरनेशनली जितने भी जो भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड पॉलिसीज होती हैं उन सबको इम्प्लीमेंट करने का काम यूनेप का ही होता है। साइट्स के 3 अपेंडिक्स हैं और जिसमें अलग अलग स्पीशीज को रखा गया है। रफली 5600 स्पीशीज है इसमें एनिमल्स की जो कि एंडेंजर्ड है, और 30,000 स्पीशीज है प्लांट्स की। देखो प्लांट की स्पीशीज भी का बहुत सारे प्लांट्स की स्पीशीज भी एंडेंजर्ड है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स का यूज होता है, जैसे कि कोई भी अगर प्लांट है जिसका मेडिसिनल यूज है तो उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर दिया जाता है, बहुत ज्यादा उसको एक कट कर दिया जाता है, जिससे कि उसकी पॉपुलेशन भी डिक्लाइन हो जाती है, तो उन्हें भी प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो साइट्स का जो अपेंडिक्स 1 है उसमें ऐसे स्पीशीज को रखा हुआ है जो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, जिनका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम हो गया है। तो ऐसे स्पीशीज का ट्रेड प्रोहिबिटेड है, उनका ट्रेड अलाउड नहीं है। अगर ट्रेड होता भी है तो सिर्फ रिसर्च के लिए ही हो सकता है। इट मीन्स कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में वो स्पीशीज सिर्फ रिसर्च के पर्पज से जा सकता है और किसी भी पर्पज से उसे ट्रेड नहीं किया जा सकता। तो कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज है जैसे कि एशियाटिक लायंस हैं, टाइगर्स हैं जिनका की पॉपुलेशन काफ़ी कम है, एंडेंजर्ड है ये स्पीशीज। देन सी टर्टल्स हैं, गोरिल्लास हैं, लेडी स्लीपर ऑर्किड, ये एक प्लांट का स्पीशीज है। तो लगभग 931 स्पीशीज हैं इसमें साइट्स के अपेंडिक्स 1 में। ये सारे स्पीशीज क्या है? इंडेंजर्ड स्पीशीज है। देन साइट्स के अपेंडिक्स 2, ये इसमें वो स्पीशीज है जो कि अभी तो एंडेंजर्ड नहीं है, लेकिन अगर उसका ट्रेड कंटिन्यू रहता है तो वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। तो इसके लिए इन स्पीशीज का जो पॉपुलेशन है उसको मॉनिटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ। तो अब ये जो स्पीशीज हैं जो साइट्स के अपेंडिक्स 2 में रखे गए हैं, इनका ट्रेड अलाउ है, लेकिन ट्रेड करने के लिए परमिट चाहिए। अगर किसी भी कंट्री से इन स्पीशीज को बाहर ट्रेड किया जा रहा है तो पहले जो स्पेसिफाइड अथॉरिटीज है उनसे परमिशन लेना पड़ेगा, परमिट लेना पड़ेगा, तभी उनका ट्रेड हो सकता है। और पे भी जो कंट्री है उसको इंश्योर करना पड़ेगा कि ट्रेड उस पर्टिकुलर स्पीशीज के ट्रेड से उसका जो सर्वाइवल है वो एंडेंजर नहीं होगा। इट मीन्स कि उसके पॉपुलेशन का डिक्लाइन नहीं होगा। अगर ये इंश्योर करती है वो कंट्री, तभी वो कंट्री, कोई भी कंट्री, उस पर्टिकुलर स्पीशीज का ट्रेड कर सकती है। देखो इसमें कौन कौन से हैं? कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज है जैसे कि अमेरिकन एलिगेटर्स हैं। ये जो एलिगेटर है इनकी स्किन के लिए इनका बहुत ज्यादा इलीगल ट्रेड होता है। पैडल फिश है, महोगनी। तो इसमें लगभग 34,000 स्पीशीज को इसमें रखा गया है अपेंडिक्स 2 में। देन आता है साइट्स का अपेंडिक्स 3। देखो अपेंडिक्स 3 एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए होता है। इसके एग्जाम्पल को हम समझते हैं, जैसे कि डियर स्पीशीज है, उसकी रेंज कंट्री आप इसमें देखो, डियर की स्पीशीज कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, इतनी कंट्रीज में ये मिल रही है। इंडिया में भी डियर की स्पीशीज मिल रही है। अब डियर की जो स्पीशीज है किसी कंट्री में तो इसका पॉपुलेशन बहुत कम होगा और किसी कंट्री में पॉपुलेशन सही होगा। तो जहाँ पे पॉपुलेशन, अच्छा पॉपुलेशन इसका है तो वहां पे तो इसका ट्रेड हो सकता है। लेकिन सपोज अगर इंडिया है, इंडिया में डियर की जो पॉपुलेशन है वो काफी डिक्लाइन हो रही है और इंडिया चाहता है कि जो डियर है
उसका इलीगल ट्रेड ना हो, इसका ट्रेड बैन हो जाए, तो इंडिया क्या करेगा कि साइट्स को रिक्वेस्ट कर सकता है। तो अगर डियर अपेंडिक्स थर्ड में यहाँ पे रख दिया गया है, तो आप सिर्फ इंडिया से अगर डियर बाहर ट्रेड होता है तो ही यहाँ पे परमिट की ज़रूरत पड़ेगी। इट मीन्स कि यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की ज़रूरत पड़ती है। इट मीन्स कि इंडिया का कोई भी डियर अगर बाहर जाता है तो सबसे पहले सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन कौन देगा? यहाँ पे गवर्नमेंट, यहाँ पे कुछ अथॉरिटीज होंगी, उन अथॉरिटीज से सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लेना पड़ेगा, तभी जाके इंडिया का डियर बाहर ट्रेड हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं वहां से डियर का ट्रेड हो सकता है विदाउट एनी रेगुलेशन। तो ये है अपेंडिक्स थर्ड। देखो, तो अपेंडिक्स थर्ड एक पर्टिकुलर कंट्री में ही रेगुलेशन करता है। तो इसमें है जैसे कि हनी बैजर मैमल है, ये अपेंडिक्स थर्ड में रखा गया है, इसका मेडिसिनल यूज होता है। वॉलरशेस हैं, मैप टर्टल्स हैं, कुछ बीटल्स हैं, तो इसमें लगभग 147 स्पीशीज को रखा गया अपेंडिक्स थर्ड में। अब जो स्पीशीज हैं जो अपेंडिक्स वन में और टू में रखी गई हैं, उन्हें अगर रिमूव करना है अपेंडिक्स वन में, जैसे कि टाइगर है, एशियाटिक लायन है, अगर इसको रिमूव करना है अपेंडिक्स वन से, तो ये कैसे हो सकता है? ये तभी होगा जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होगा। इट मीन्स कि साइट्स की कॉन्फ्रेंस जब भी होती है, जब जितनी भी कंट्रीज ने इसको साइन किया हुआ है वो सारी कंट्रीज मिलती हैं, फिर वहाँ पे डिसीजन लिया जाता है कि टाइगर्स को वहाँ से हटाना है या नहीं हटाना है अपेंडिक्स वन से। लेकिन जो अपेंडिक्स थर्ड में जो भी स्पीशीज को रखा गया है, तो ये अपेंडिक्स थर्ड तो इम्पैक्ट करता है सिर्फ उसी कंट्री को जिसने रिक्वेस्ट किया है साइट्स को कि उसकी किसी पर्टिकुलर स्पीशीज को अपेंडिक्स थर्ड में रखा जाए। तो वो कंट्री किसी भी टाइम यूनिलेटरली उसको रिमूव कर सकती है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया कि इंडिया ने यहाँ पे डियर को अगर अपेंडिक्स थर्ड में अगर रखा है, तो बिना किसी भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के ही इंडिया इसको यूनिलेटरली इसे यहाँ से रिमूव करवाया जा सकता है। तो अब ये जो मीटिंग हुई थी, 77th मीटिंग हुई थी स्टैंडिंग कमेटी, साइट्स की स्टैंडिंग कमेटी का, उसमें इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है वो हम देख लेते हैं। पहला तो जो रेड सैंडर है, दिस इज द रेड सैंडर, ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है, इसे रिमूव कर दिया गया है रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड RST की लिस्ट से। तो ये रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड क्या होता है? देखो, जो जितने भी स्पीशीज हैं जिनको भी अपेंडिक्स वन में रखा गया है या फिर अपेंडिक्स टू में रखा है या अपेंडिक्स थ्री में रखा है, तो उसके बाद कंट्रीज को इनके ट्रेड पे उसी तरीके से रेगुलेशन करना है। जैसे कि अगर अपेंडिक्स वन में कोई भी स्पीशीज रखा है, टाइगर को अपेंडिक्स वन में रखा है, तो जितनी भी कंट्रीज हैं वो टाइगर को ट्रेड नहीं कर सकती हैं, सिर्फ रिसर्च के लिए ही कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती है। तो ये जो रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड है, इसके अंडर में साइट्स देखता है कि जो कंट्रीज हैं वो इन रेगुलेशंस को फॉलो कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वही है रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड। तो ये एक प्रोसेस है थ्रू विच जो स्टैंडिंग कमिटी है वो स्क्रूटिनी करता है एक्सपोर्ट ऑफ ए स्पीशीज की, कोई भी स्पीशीज है जो कि साइट्स के अपेंडिक्सेस में प्रेजेंट है, उसका एक्सपोर्ट किस तरीके से हो रहा है, जो साइट्स के रेगुलेशन है उसी के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट है भी कि नहीं, ये सब रिव्यू करने का काम होता है यहाँ पे। तो इंडिया का जो रेड सैंडर है उसको इस RST लिस्ट में रख दिया गया था 2004 से, क्योंकि साइट्स को ऐसा लगा कि इंडिया से जो रेड सैंडर है उसका एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा हो रहा है। एक्चुअली जो रेड सैंडर है ये अपेंडिक्स टू में रखा गया है। इट मीन्स कि जो अपेंडिक्स टू में रखे गए हैं जितनी भी स्पीशीज है उनका एक्सपोर्ट तो हो सकता है, लेकिन उसी हद तक एक्सपोर्ट हो सकता है कि उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन ना हो। लेकिन रेड सैंडर का काफी इलीगल एक्सपोर्ट भी यहाँ पे होता है, इलीगल ट्रेड भी यहाँ पे होता है, तो इसी वजह से साइट्स ने इसको RST लिस्ट में रख दिया गया था। तो अभी रेड सैंडर को रिमूव कर दिया गया है क्योंकि साइट्स ने दोबारा यहाँ पे स्क्रूटिनी किया, यानी कि दोबारा फिर से एनालिसिस किया या रिव्यू किया और पाया कि इंडिया में कंप्लायंस हो रहा है, जितने भी जो भी प्रोविजंस हैं रेड सैंडर से रिलेटेड वो सब यहाँ पे कंप्लाई हो रहे हैं। सो दैट्स वाई अभी रेड सैंडर को हटा दिया गया है इसकी लिस्ट से, RST लिस्ट से। तो अब रेड सैंडर के बारे में जान लेते हैं। जो रेड सैंडर है इसका साइंटिफिक नेम है टेरोकार्पस सेंटालिनस। ये एंडेमिक है, इंडिया का एंडेमिक है। इट मीन्स कि इंडिया में ही पाया जाता है, ईस्टर्न घाट में ही पाया जाएगा। यहाँ पे आप देखो ईस्टर्न घाट में मिल रहा है। इट मीन्स कि ये तमिलनाडु में मिलता है, आंध्र प्रदेश में है, उड़ीसा में है, थोड़ा बहुत वेस्ट बंगाल में भी ये मिल सकता है। तो ये एक थॉर्नी या ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में पाया जाता है। अब ये जो रेड सैंडर है ये इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, इसकी थेरेप्टिक प्रॉपर्टीज हैं, जिसकी वजह से ये मेडिसिनल यूज में भी काफी ज्यादा यूज किया जाता है, मेडिकल फील्ड में भी और कॉस्मेटिक्स में भी इसका बहुत सारा यूज किया जाता है। और इन्हीं यूजेस की
उसकी वजह से ये इलीगली कट किया जाता है और इलीगल ट्रेड होता है इसका। और फर्नीचर बनाने में भी इसका यूज होता है। देखो रेड सैंडर बहुत ज्यादा कॉस्टली है। इसका कॉस्ट अगर आप देखोगे 1 टन का कॉस्ट होता है 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक इसका कॉस्ट है इंटरनेशनल मार्केट में। अब इसका कंजर्वेशन स्टेटस अगर हम देखें IUCN की एंडेंजर्ड लिस्ट में है। इट मीन्स की पॉपुलेशन इसकी काफी कम है। और साइट्स के अपेंडिक्स 2 में इसको रखा गया है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 2 में इसको रखा गया है। इसके अलावा साइट्स का एक नेशनल लेजिस्लेशन प्रोग्राम भी यहाँ पे है। और ये जो नेशनल लेजिस्लेशन प्रोग्राम है इसमें 3 कैटेगरीज हैं, कैटेगरी 1 2 3। पहली कैटेगरी में उन कंट्रीज को रखा जाता है जो जितने भी लेजिस्लेशन है उन सबको वो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। साइट्स के जितने भी लेजिस्लेशन है उन सबको अगर कोई प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर रहा है तो वो कैटेगरी 1 में रखा जाता है। एंड कैटेगरी 2 में उनको रखा जाता है जो सारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जितने भी लेजिस्लेशंस हैं कंप्लीटली नहीं कर रहे हैं, 100% फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो कैटेगरी 2 में रखे जाते हैं। और कैटेगरी 3 में उनको रखा जाता है, उन कंट्रीज को जो कि कोई भी मतलब मैक्सिमम लेजिस्लेशन को फॉलो नहीं कर रहे, वो कैटेगरी 3 में रखे जाते हैं। तो पहले इंडिया कैटेगरी 2 में था, अभी इसको कैटेगरी 1 में रख दिया गया है। इट मीन्स कि अब साइट्स को ये लगता है कि इंडिया जितने भी लेजिस्लेशन जो भी साइट्स ने बनाए हैं उन सबको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर रहा है। सो दैट्स वाई अभी इंडिया को कैटेगरी 1 में यहाँ पर रख दिया गया है। तो इसके लिए इंडिया ने जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का उसको अमेंड भी किया था, 2022 में अमेंड किया था उसको। और ताकि साइट्स के जितने भी प्रोविजंस हैं उन सबको इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इंक्लूड कर दिया जाए। तो उसी के बाद साइट्स ने इंडिया को कैटेगरी 2 से कैटेगरी 1 में रख दिया है। इस वीडियो का PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स सीरीज को फॉलो करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। यू कैन ज्वाइन अवर अफोर्डेबल कोर्सेज फॉर योर बेटर प्रिपरेशन। वेबसाइट लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।